नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अब एशिया में मंडरा रहा युद्ध का खतरा। चीन ने 18 फाइटर विमान के साथ दूसरी बार ताइवान में की बड़ी घुसपैठ। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में पत्रकारिता की आड़ में तैयार किए जा रहे हैं आतंकी। जम्मू कश्मीर पुलिस के आरोप पत्र में बड़ा खुलासा। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र जम्मू कश्मीर का, घाटी में एक हाइब्रिड आतंकी और 3 OGW गिरफ्तार, हथियार बरामद। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि उत्तरी कमान के कमांडर द्विवेदी बोले कि सीमा पार 6 बड़े और 29 छोटे आतंकी शिविर हैं सक्रिय। घुसपैठ की फिराक में 200 आतंकी। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूक्रेन पर घिरे पीएम मोदी ने एक तीर से किए कई शिकार, रूस यूरोप को साधा ड्रैगन को झटका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अब एशिया में मंडरा रहा है युद्ध का खतरा। चीन ने 18 फाइटर विमान के साथ दूसरी बार ताइवान में की बड़ी घुसपैठ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ जहां पूरी दुनिया रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को किसी तरह खत्म करना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच में युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ है, लेकिन 6 मई 2022 को चीन ने एक बार फिर ताइवान में बड़ी घुसपैठ करते हुए इस टेंशन को और बढ़ा दिया है। दरअसल शुक्रवार को चीन के 18 फाइटर विमान ताइवान के वायु क्षेत्र में घुस गए। इसके बाद ताइवान के वायु सैनिक ने इन्हें खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तान में पत्रकारिता के आड़ में किया जा रहा है आतंकी तैयार। जम्मू कश्मीर पुलिस के आरोप पत्र में हुआ ये बड़ा खुलासा। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी SIA ने भारत में पत्रकारों की आड़ में प्रशिक्षित आतंकवादियों को शामिल करने की पाकिस्तान की साजिश को विफल कर दिया है। और इसी के साथ एजेंसी ने पाकिस्तान से सक्रिय हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। घाटी में एक हाइब्रिड आतंकी और 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार, हथियार भी किया गया बरामद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर कश्मीर के बारामूला और मध्य कश्मीर के वडगाम जिले में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में एक हाइब्रिड आतंकी और 3 आतंकी मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से हथियार और विस्फोटक भी बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर बारामूला में नाका लगाया था। जांच के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे। सुरक्षा बलों को देखकर उन्हें भागने की कोशिश उन्होंने की, लेकिन दोनों को पकड़ लिया गया और इनकी पहचान आशिक हुसैन लोन निवासी हैदर मोहल्ला उस्कारा बारमूला और उजैन अमीन के रूप में की गई है। आपको बता दें कि दोनों के पास से एक पिस्टल, 1 मैगजीन, 8 कारतूस, 2 हैंड ग्रेनेड और 2 UBGAL ग्रेनेड सहित आपत्तिजनक सामग्री और विस्फोटक बरामद किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तरी कमान के कमांडर द्विवेदी बोले, सीमा पार 6 बड़े और 29 छोटे आतंकी शिविर सक्रिय। घुसपैठ की फिराक में 200 आतंकी। जी हाँ दोस्तों, सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि संघर्ष विराम के बाद से सरहद पर हालात सामान्य हैं, लेकिन पाकिस्तान घुसपैठ के हथकंडे से बाज नहीं आ रहा है। सीमा पार 6 बड़े और 29 छोटे आतंकी शिविर सक्रिय है। अस्थायी लॉन्च पैड से 200 आतंकी घुसपैठ की फिराक में हैं। उन्होंने कहा कि सभी लॉन्चिंग पैड पाकिस्तान की सेना व अन्य एजेंसियों की मदद से चल रहे हैं और भीतरी इलाकों से घुसपैठ की जा रही है। जंगल, बर्फ से लदे पहाड़ों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जरिए जम्मू, पंजाब व नेपाल से आतंकी प्रवेश कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन पर घिरे पीएम मोदी ने एक तीर से किए कई शिकार, रूस यूरोप को साधा और ड्रैगन को दिया बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन की जंग में रूस पर तटस्थ रहने को लेकर घिरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरोप का सफल दौरा करके एक तीर से कई शिकार करने में सफलता हासिल की है। विशेषज्ञों के मुताबिक पीएम मोदी ने रूस और पश्चिमी देशों के बीच सटीक संतुलन बनाकर भारत को न केवल बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाया है, बल्कि अपने दुश्मन चीन पर भी करारी चोट करने की तैयारी की है। भारत ने ये दाव तब चले हैं जब रूस का साथ देने के लिए अमेरिका लगातार भारत को धमका रहा है, लेकिन मोदी सरकार अपने रुख पर कायम है।
दोस्तों, भारतीय राजनयिक MK भद्र कुमार का मानना है कि महंगे होते तेल और गैस के बीच मोदी सरकार ने रूस के साथ सस्ते दर पर ऊर्जा समझौता करके भारत को बड़ा आर्थिक फायदा पहुंचाया है। दरअसल यूक्रेन पर पुतिन के हमले के बाद यूरोप और रूस के बीच ऊर्जा व्यापार को लेकर बड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है। यूरोप अब रूस के ऊर्जा स्रोतों पर से अपनी निर्भरता को घटाने पर जोर दे रहा है। वहीं रूस भी अपनी यूरोप पर निर्भरता को कम करना चाहता है। इसके लिए रूस अब पूरब की ओर देखो की नीति अपना रहा है और उसकी नज़र एशियाई ऊर्जा व्यापार पर है। उधर यूरोप के रूस से पीछे हटने से अब अमेरिका को यूरोपीय ऊर्जा बाजार में बड़ा मौका दिख रहा है। इस बीच यूरोप के घाटे की भरपाई के लिए रूस की नज़र चीन और भारत पर है। रूस भारत और चीन को भारी डिस्काउंट दे रहा है और स्थानीय मुद्रा में तेल और गैस खरीदने का मौका दे रहा है। और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के भारत पर रूस से तेल खरीदने पर नाराजगी जताने के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये यूरोप की ओर से खरीदी जा रही ऊर्जा से बहुत ही कम है। यही नहीं, अब भारत चाहता है कि अगर वो रूस से खरीद को कम करता है तो उसके बदले पश्चिमी देश भी उसे कुछ दे। यही नहीं, पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट के बीच यूरोपीय देशों का दौरा करके उन्हें साधने में बड़ी सफलता हासिल की है। भारत के कई डील यूरोप के इंजन जर्मनी और फ्रांस से हुए हैं। दोस्तों, पीएम मोदी के मिशन यूरोप से चीनी ड्रैगन को भी बड़ा झटका लगा है। भारत को आशा है कि यूक्रेन संकट की वजह से यूरोप और चीन के रिश्तों में जो दरार आई है उसका फायदा उठाया जा सके। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को नसीहत दी है कि वो रूस से सस्ता तेल लेने के बजाय यूक्रेन पर पश्चिमी देशों का साथ दे। उन्होंने कहा कि भारत को पश्चिम देशों के ब्लॉक में रहने से लंबी अवधि में व्यापार में फायदा होगा। यही नहीं, चीन को संतुलित करने के लिए अमेरिका और पश्चिम देशों का हित भारत के साथ है। वहीं पश्चिमी देश चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध में चीन संतुलित रवैया अपनाए। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिया गया मंत्र और पार्टी नेताओं में भरा जोश। कोलकाता में अमित शाह की मीटिंग की इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव के 1 साल बाद अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जुटने और 2019 से बेहतर प्रदर्शन करने का लक्ष्य दिया। उन्होंने आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी हित में काम करने को कहा। दरअसल 1 साल बाद कोलकाता आए अमित शाह ने शुक्रवार शाम भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, सांसदों और विधायकों के साथ करीब 3 घंटे तक बैठक की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल बीजेपी के नेताओं से साफ कहा कि बंगाल की लड़ाई सूबे के स्थानीय नेताओं को पूरी ताकत के साथ लड़नी होगी। उन्हें हर बात के लिए दिल्ली की ओर देखने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। बीजेपी के बैठक में गृह मंत्री ने कहा कि संगठन को दोबारा बूथ स्तर तक पूरी तरह मजबूत कर राज्य के सभी नेताओं, सांसदों और विधायकों को पूरी ताकत झोंकनी होगी। उन्होंने राज्य के नेताओं को कहा कि आप अपने आप पर विश्वास रख तैयारी में जुट जाओ। आगामी लोकसभा और अगले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत जरूर आएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अब राजस्थान में होगा दंगल, कांग्रेस के घर में भाजपा करेगी बड़ी बैठक, अमित शाह का भी होगा दौरा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासी जंग का केंद्र बनता जा रहा है। कांग्रेस की योजना 15 मई से उदयपुर में 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन करने की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 20 मई से जयपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक करेगी। राजस्थान भाजपा इकाई से कहा गया है कि बैठक के लिए जयपुर में जगह तय करें। हाल के वर्षों में ये पहली बार है जब भाजपा किसी विपक्षी शासित राज्य में इतनी महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। अगले 2 वर्षों में जिन 6 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। इससे राजस्थान में बीजेपी की बैठक अहम हो जाती है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3805 नए मामले, 22 लोगों ने तोड़ा दम। जी हाँ दोस्तों, भारत में एक बार फिर कोरोना के मामले में उछाल देखने को मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटे में देश में 3805 नए लोग इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। हालांकि ये मामला कल की तुलना में कम है। कल यानी 6 मई की रिपोर्ट में 3545 नए मामले सामने आए थे और इस दौरान 27 मरीजों की मौत भी हुई थी। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले की साजिश रच रहे 3 दहशतगर्द कर दिए गए ढेर। टॉप आतंकी सरगना भी
मारा गया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में आतंकियों की ग्रुप की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके के तलाशी अभियान चलाया और इस बीच हुई मुठभेड़ में 3 दहशतगर्द मार गिराए गए। इनमें हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप सरगना अशरफ मौलवी भी शामिल है। कोकरनाग निवासी मौलवी सुरक्षा बलों की प्रमुख वांटेड सूची में शामिल था। 2013 में आतंकी संगठन में शामिल होने के बाद वो सुरक्षा बलों पर हमले, नागरिकों पर अत्याचार समेत अन्य गतिविधि में शामिल था। दोपहर बाद तक ऑपरेशन जारी था। आतंकियों के पास से बड़ी संख्या में हथियार भी मिले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आत्मनिर्भर भारत हमारा संकल्प, बोले पीएम मोदी। भारत की तरफ भरोसे से देख रही है दुनिया। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के जीतो कनेक्ट 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति हो या समृद्धि या फिर वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है और भरोसे से देख रही है और भारत भी वैश्विक कल्याण के लिए एक बड़े लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं वोकल फॉर लोकल के मंत्र को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि आज़ादी के 75 साल का जश्न मनाने के बीच भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। 3 यूरोपीय देशों की अपनी 3 दिवसीय यात्रा का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि उन्होंने इस दौरान भारत के सामर्थ्य, संकल्पों तथा अवसरों के संबंध में काफ़ी लोगों से चर्चा की। उन्होंने कहा कि जिस तरह की आशा और विश्वास भारत के प्रति खुलकर सामने आ रहा है, ये आप सब भी अनुभव करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत के विकास के संकल्पों को दुनिया अपने लक्ष्यों की प्राप्ति का माध्यम मान रही है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति या वैश्विक समृद्धि, वैश्विक चुनौतियों से जुड़े समाधान हो या फिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का सशक्तिकरण हो, दुनिया भारत की तरफ बड़े भरोसे से देख रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना के मौत पर सियासी कोहराम जारी। संबित पात्रा ने कहा कि WHO का डाटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण में हुई मौत का आंकड़ा जारी करने के बाद भारत में राजनीतिक कोहराम मचा हुआ है। WHO के आंकड़ों और पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने शुक्रवार को कहा कि WHO का डाटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत है। और उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से हुई मौत को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से जारी आंकड़े गलत हैं और भारत सरकार ने इस संबंध में WHO के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इन आंकड़ों को लेकर कहा कि हिंदुस्तान के बारे में एक भ्रामक स्थिति फैलाने की कोशिश की गई है। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर आक्रमण करते हुए भारत को नीचा दिखाया है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मौत और जन्म संबंधी आंकड़ों के रजिस्ट्रेशन के लिए भारत के पास एक सुदृढ़ सिस्टम है। उन्होंने आरोप लगाया कि WHO का डाटा और कांग्रेस का बेटा दोनों गलत हैं। WHO ने गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से 47 लाख लोगों की मौत हुई है। ये संख्या भारत के आधिकारिक आंकड़ों के करीब 10 गुना ज़्यादा है। वहीं भारत सरकार ने WHO के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं। पात्रा ने दावा किया कि पूरा विश्व मानता है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने जिस तरह कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो अद्भुत और अद्वितीय होने के साथ साथ समूची दुनिया के लिए मिसाल थी। उन्होंने कहा कि पर ऐसे में मौत के आंकड़े पर राजनीति करना, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक देश की जनसंख्या और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए भारत ने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी वो कई विकसित देशों से भी बेहतर थी तथा कोविड रोधी टीकाकरण के मामले में भारत आज एक इतिहास रचता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर बोले अमित शाह। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से मांगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता के काशीपुर इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता अर्जुन चौरसिया का शव शुक्रवार को फंदे से लटका मिला, जिसको लेकर तनाव का माहौल पैदा हो गया है। इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्रालय ने अर्जुन चौरसिया की मौत के मामले में गंभीरता से ले रहा है मंत्रालय और अब इस बारे में पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं पीड़ित परिवार से मिला हूं। अर्जुन चौरसिया की दादी को भी नहीं बख्शा गया और उनको भी मारा गया।
अमित शाह ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता अदालत के सामने गए हैं और इसका वीडियोग्राफी के साथ पैनल पोस्टमार्टम हो और मामले की जांच सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुजरात विधानसभा चुनाव, कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी, बीजेपी ने बनाया प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने 150 सीटें जीतने का टारगेट रखा है और इसके लिए उसकी नज़र ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटर पर है। बीजेपी अपने पारंपरिक शहरी वोटर के साथ साथ गांव के ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष ने बीजेपी के नेता और संगठन के साथ साथ आरएसएस के साथ भी मीटिंग की है। सूत्र बताते हैं कि गुजरात में जल्द चुनाव की फिलहाल ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन वक्त पर चुनाव होते हैं तो बीजेपी 150 सीटों के अपने टारगेट को कैसे पूरा कर सकती है, इस पर चर्चा हुई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, अमित शाह और जेपी नड्डा को सौंपी गई बड़ी जिम्मेदारियां। जी हाँ दोस्तों, मार्च 2022 में 5 में से 4 राज्यों में जीत के बाद भाजपा अब अपनी ताकत 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए लगानी भाजपा ने शुरू कर दी है। पार्टी ने उन 150 से अधिक सीटों की सूची बनाई है जहां उसे अपनी स्थिति को मजबूत करना है। पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे का कार्यक्रम भी बनाया गया है। अब दोनों ही नेता हर महीने देश भर में दौरा कर संगठन को मजबूत करने पर ध्यान देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस महीने की शुरुआत कर्नाटक दौरे से की है और फिलहाल समय वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं और पश्चिम बंगाल में पिछले साल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार के बाद से उनका ये पहला दौरा है। अमित शाह के इस दौरे का मकसद पश्चिम बंगाल में बीजेपी में पड़ी फूट को खत्म करना और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल के बाद अमित शाह 9 और 10 मई को असम के दौरे पर रहेंगे। वहां वो बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सपा में लगी इस्तीफों की झड़ी, आजम खान के सपोर्ट में 2 नेताओं ने छोड़ी पार्टी, अखिलेश यादव पर लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी में आजम खान को लेकर बगावत के सुर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नगर महासचिव, नगर सचिव मोहम्मद जमाल अफजल और शहर उत्तरी विधानसभा के उपाध्यक्ष हसीब अहमद ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। दोनों नेताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर मुस्लिमों और आजम खान की अनदेखी का आरोप लगाया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अखिलेश यादव मुस्लिम मसाइल पर हमेशा खामोश रहते हैं। इसी के साथ पार्टी छोड़ने वाले नेता मोहम्मद जमाल अफजल ने कहा कि जिस आजम खान ने सपा को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्हीं के बुरे दौर में अखिलेश यादव ने उनसे दूरी बना ली। प्रदेश भर में हो रहे मुस्लिमों पर जुल्म और जाति के मामलों पर अखिलेश यादव खामोश रहे हैं। CAA NRC का मुद्दा रहा हो या फिर दूसरे मामले, कहीं पर भी अखिलेश यादव मुस्लिमों के साथ खड़े नजर नहीं आए। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन वो मुस्लिमों के मसाइल पर उनके साथ खड़े नहीं होंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर। प्रशांत में भारत फ्रांस चीन की दादागिरी से मिलकर निपटेंगे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मुहिम का अभिन्न हिस्सा बनेगा फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी और आतंकवाद की चुनौती से भारत फ्रांस एकजुट होकर निपटने वाले हैं। यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम चरण में फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच काफी गर्मजोशी भरी मुलाकात हुई। दोनों की बातचीत के बाद बुधवार को जारी साझा बयान में कहा गया है कि दोनों देश लोकतंत्र के साझा मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता, कानून के शासन और मानवाधिकारों के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और फ्रांस ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए सामरिक साझेदारी पर सहमति जताई। दोनों देश एक ऐसे मुक्त और कानून आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के पक्ष में हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो, क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता का सम्मान हो, आवाजाही की आज़ादी हो और किसी एक पक्ष का दबाव, किसी तरह का तनाव और संघर्ष की गुंजाइश न हो। भारत व अमेरिका समेत कई विश्व शक्तियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में
चीन के बढ़ते सैन्य दखल पर गंभीर चिंता जाहिर कर चुकी हैं। चीन विवादित दक्षिण चीन सागर पर पूरी तरह अपना दावा जताता रहा है, जबकि ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया और वियतनाम सभी इस पर अपना अपना दावा करते हैं। वहीं पीएम मोदी 3 दिवसीय यूरोप यात्रा के बाद बृहस्पतिवार को देश लौट आए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन को दरकिनार कर ताइवान की जूता कंपनी भारत में करेगी 1000 करोड़ रुपए का निवेश। जी हाँ दोस्तों, चीन में फैले कोरोना और उसकी वजह से वहां पर लगे जबरदस्त लॉकडाउन के चलते वहां पर निर्माण कार्य रुक गया है। इसी के साथ जो माल पहले से बना हुआ है उसकी सप्लाई रुकी हुई है। चीन में फैले कोरोना और उसकी वजह से वहां पर ज़बरदस्त लॉकडाउन लग चुका है। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना महामारी को लेकर चीन की जीरो कोविड पॉलिसी, जहां एक तरफ चीन की आम जनता के लिए आफत बनी हुई है, तो वहीं ये चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। और चीन की ये दुर्गति देखते हुए वहां से कई विदेशी कंपनियों ने अपना काम समेटकर दूसरे देशों में अपना ठौर तलाशना शुरू कर दिया है। कुछ विदेशी कंपनियां तो दूसरे देशों में अपना काम शुरू भी कर चुकी हैं। ऐसे में चीन का पड़ोसी देश ताइवान भारत में अपना एक और उपक्रम लगाने जा रहा है। ताइवान की होंग फू जूते बनाने वाली कंपनी अब भारत में निवेश करने जा रही है। होंग फू शू कंपनी तमिलनाडु में इन दिनों चेन्नई के आसपास जमीन देख रही है, जहां पर वो अपनी फैक्ट्री लगा सके। इसके बाद होंग फू कंपनी अगले 3 से 5 साल में भारत में 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। और ये कंपनी ताइवान में वर्ष 2003 में शुरू हुई थी, जिसके बाद मात्र 9 वर्षों में होंग फू कंपनी दुनिया की शीर्ष जूते बनाने वाली कंपनी के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है।